हेलो व्यूअर्स। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सीपीसी के इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारी एनएलसीसी क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे जो भी सेशंस हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं आपको, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है आपको, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारे पेड कोर्स से अगर आपको जुड़ना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करें या हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। और अभी जैसा कि चर्चा चल रही है यूपी जे की, या बात करूं मैं उत्तराखंड एपीओ की या बिहार एपीओ की, बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, आपका यूपी पीसीएसजे, उत्तराखंड पीसीएसजे, और एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी होता है जल्दी से जल्दी इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी फ़िलहाल थोड़े से टाइम के लिए ये डिले जो हुआ है वो कुंभ की वजह से हुआ है, कुंभ का आयोजन चल रहा है, वरना अब तक वैकेंसी आपके सामने होती। और मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने में आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहाँ तक हमें लगता है, जो भी चर्चाएँ चल रही हैं। तो डोंट बी लेट। अगर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़कर आपको प्रिपेयर करना है किसी भी वैकेंसी के लिए, चाहे वो एपीओ हो चाहे वो पीसीएसजे हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करें या ऑफिस विजिट कर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और अभी जो ऑफ़र चल रहे हैं हमारे, 26 जनवरी का ऑफ़र चल रहा है, गणतंत्र दिवस का, रिपब्लिक डे का, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। 31 जनवरी तक वैलिड है। अगर 31 जनवरी तक आप हमारे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, चाहे किसी माध्यम में, चाहे आप ऑफलाइन माध्यम से, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम, तो आपको जो भी हमारे यहाँ ऑफ़र चल रहा है उसे आप अवेल कर पाएंगे। हमारे यहाँ पर 26% फ्लैट जो फीस है उस पर 26% फ्लैट चल रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ 26 जनवरी 2025। ये 26 जनवरी का ऑफर है आपके लिए, ये 31 जनवरी तक वैलिड रहेगा। तो अगर हमारे किसी भी कोर्स से आपको जुड़ना है, हम तमाम कोर्सेज ऑफर्ड करते हैं, जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे कि आपका BHU हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हुई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया है, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि आपके DU के लिए LLB एग्ज़ाम, DU LLB है आपका, क्लैट PG है, क्लैट UG है, और तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे BA, BSc, आपका BLLB वगैरह, ये एग्ज़ाम। इसके साथ ही साथ स्कूल में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं स्कूल्स वाले, आपके ख़ास तौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूल्स और JMI के स्कूल्स, उसमें फर्स्ट क्लास, 6th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और रेगुलर क्लासेस 1st to 12th। बेसिकली जो हमारी कोचिंग का मेन जो स्पेशल सेगमेंट है वो है लॉ, और हम लॉ में BLLB, LLM, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो MU की BLLB हो, चाहे वो आपका JMI का हो, चाहे वो BHU का हो, चाहे वो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, जहाँ से भी आप जैसे भी जुड़ना चाहते हैं। तो और इसके अलावा जो हमारे अधिवक्ता भाई और बहन हैं जो बड़ा मुश्किल समझते हैं AIBE को, तो AIBE के लिए भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE, हम इसकी भी प्रिपरेशन कराते हैं। जो भी अधिवक्ता भाई और बहन अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी आप राजस्थान की वैकेंसी आने वाली, हिमाचल की वैकेंसी चल रही, छत्तीसगढ़ का आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, MP की वैकेंसी आने वाली। तो ये तमाम जो भी स्टेट हैं, हम उन स्टेट्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं। कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करें या फिर हमारे ऑफिस में ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट कर सकता है। कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको 26% फ्लैट, 26% फ्लैट सभी कोर्सेज पे, सभी कोर्सेज पे उपलब्ध है।
तो देर ना करें, जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें या ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिस में करें। धन्यवाद। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ, जो हमारी बात है, जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हम पहले भी एक क्लास में बात कर चुके, अमेंडमेंट्स ऑफ द सीपीसी, अमेंडमेंट ऑफ द सीपीसी। तो देखिए अमेंडमेंट ऑफ सीपीसी, इसमें हम अमेंडमेंट ऑफ सीपीसी में 1976 का अमेंडमेंट पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम सीपीसी जब पढ़ते हैं तो सीपीसी में 3 मेजर अमेंडमेंट्स हम देखते हैं। मैंने इसमें पहले हिस्ट्री की बात की थी, हिस्टोरिकल सेगमेंट इसका पढ़ा था कि कैसे कैसे सीपीसी 1908 की सीपीसी वजूद में आई। नेचर वेचर हमने बताया। इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स थे वो 3 अमेंडमेंट्स हैं हमारे पास। पहला 1976 का, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट क्लास में। दूसरा हमारे पास है 1999 का, इसको अभी पढ़ना है। और तीसरा हमारे पास 2002 का। ये दोनों अभी हमें पढ़ने हैं, ये दोनों अमेंडमेंट्स हमें पढ़ने हैं। तो इनको पढ़ने से पहले ये देखना है कि ये अमेंडमेंट्स के लाने की वजह क्या थी और क्यों इनको लाया गया। ठीक है, सबसे पहले यहां जो सवाल पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ये पूछा जाता है कि 1999 और 2002 के संशोधन अधिनियम किस कमेटी की सिफारिशों पर आए थे, किस कमेटी की सिफारिशों पर आए थे। तो पहला सवाल है जस्टिस मालीमत कमेटी। जैसा कि हमने अभी बात की, आप लोग देख रहे हैं, मैं बार बार इसको रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत जरूरी है। जैसे कि आपसे प्रीलिम्स में तो सवाल आएंगे, जैसे मैं बताता जा रहा हूं आपको, मेंस के सवाल किस तरीके से बनते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। वरना मैं और टीचर्स की तरह आता, मैं आपको सेक्शन 1 2 3 करके पढ़ाना शुरू कर देता। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको बाद में दिक्कत हो सकती है पढ़ने। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम इसको अभी यहीं पे क्लियर कर दें। तो देखिए, मैं इसको जो बात कर रहा हूँ बार बार, मेंस में सवाल कैसे बनेगा, वो पूछ सकता है कि 1999 अथवा या तथा 2002 के सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के संशोधनों से सीपीसी में क्या बदलाव आए या क्या प्रभाव हुआ। आप बताएंगे भाई ये प्रभाव पड़े उसमें, ये चीजें हुई, तो ये चीजें आपको बतानी है। तो मैं इसीलिए 1 बाय 1 आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें नहीं जोड़ी गई, क्या क्या इसमें से घटाया गया। ठीक है, तो बात करते हैं अभी हम इसकी। देखो 1999 और 2002 का जो अमेंडमेंट्स एक्ट है वो दोनों ही इन्फोर्स कब हुए, एक साथ 2002 को। 1999 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, जो सिविल अमेंडमेंट एक्ट है, वो बनाकर तैयार कर लिया गया था, उसको इंप्लीमेंट नहीं कराया गया था। लेकिन फिर उसके बाद 2002 का एक अमेंडमेंट आया, ये दोनों को एक साथ ही इन्फोर्स कराया गया, इन दोनों को एक साथ ही इन्फोर्स कराया गया, इन दोनों का वजूद एक साथ ही अस्तित्व में आया। जैसे ही ये एक्ट, ये दोनों एक्ट वजूद में आए, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया, ध्यान रखिएगा, चैलेंज्ड इन, कौन से केस में किया गया था, सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इन दोनों
संशोधन अधिनियम को चैलेंज किया गया। क्या कहा गया इस केस में? इस केस में ये कहा गया कि ये जो आप अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? ये वायलेट्स करते हैं। किस चीज को वायलेट्स करते हैं? टू वायलेट्स किसे किसे? आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इस केस में ये कहा गया, सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में ये कहा गया कि ये जो आपका अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, ये दोनों क्या करते हैं? हर नागरिक के ये क्या करते हैं? 14, 19 और 21 आर्टिकल को वायलेट करते हैं। भाई कैसे करते हैं वायलेट? कैसे करते हैं वायलेट? करते हैं वायलेट, वो मैं आगे बताऊंगा। इस केस को मैं आगे डिस्कस करूंगा कैसे वायलेट करते हैं, क्यों बताया गया इसका। ठीक है ना? कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने अपहेल्ड किया से वैलिड, कहा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सॉरी ये अमेंडमेंट है, ये वैलिड है। इसकी डिटेल में भी बात करूंगा आगे कि किस तरीके से। ये तो नेशनल इंटरेस्ट की चीज है भाई। क्या? इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिश लिटियम, सुना होगा आपने। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर मस्ट बी एंड टू लिटिगेशन। मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए जो कि राष्ट्र हित में है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, मुकदमेबाजी का ही तो अंत करा रहे हैं। क्या कहा आपने? टू इंश्योर फेयर एंड म्यूचुअल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। ये दो ही तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव थे। तो स्पीडी डिस्पोजल कर रहे हैं तब भी दिक्कत हो रही है आपको? हाँ, थोड़ी सी दिक्कत है। वो क्यों हो रही है? अभी पता लगा क्यों दिक्कत थी, इससे क्या क्या परिवर्तन हुए थे, इसलिए दिक्कत हो रही है। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। इन दोनों अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इसकी संवैधानिकता को चैलेंज किस केस में किया गया? सैलम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया। ये केस है कब का? 2002 का केस है। ठीक है, ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा इस अमेंडमेंट एक्ट से होता क्या है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वायलेट होते हैं, इसलिए हमने चैलेंज करा। सुप्रीम कोर्ट का नो, दिस अमेंडमेंट्स इज वैलिड, और ये याचिकाएं खारिज करी सुप्रीम कोर्ट। क्यों बताया? तो इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिश लिटियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर मस्ट बी एंड टू द लिटिगेशन। ये राष्ट्र हित में होगा कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए, राष्ट्र हित में। क्योंकि दो ऑब्जेक्ट थे ना इसके। पहला ऑब्जेक्ट क्या था? टू इंश्योर फेयर एंड नेचुरल जस्टिस और टू प्रोवाइड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। ठीक, ये तो यहां तक बात आपको समझ में आई। मैंने दो तीन सवाल बताए आपको यहाँ पे कि ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट्स किस कमेटी से आए, आपको बताना जस्टिस मालीमत कमेटी से आए। उनके ऑब्जेक्ट क्या थे? दो ऑब्जेक्ट है, टू इंश्योर द फेयर एंड नेचुरल जस्टिस। दूसरा उसका ऑब्जेक्ट क्या था? उसका ऑब्जेक्ट ये था दूसरा कि वो क्या कहता था? टू प्रोवाइड द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। इसके अलावा दोनों अमेंडमेंट एक्ट्स कब इन्फोर्स हुए? 1 जुलाई 2002 को। इसके अलावा इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इनकी संवैधानिकता को किस केस में चैलेंज किया गया? सालिम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये 2002 का केस। इसमें ये बात कही गई कि ये नागरिकों के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का क्या करता है? वायलेट करता है, इसलिए हम इसको चैलेंज करा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, ये ना तो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, ना तो ये 19 को वायलेट करता है, और ना ही ये 21 को वायलेट करता है। सो दोनों ही अमेंडमेंट एक्ट कैसे वैलिड है। ये क्या कहा? इंट्रा वायरस कहा सुप्रीम कोर्ट ने। इंट्रा वायरस का मतलब क्या होता है? विद इन दी स्कोप ऑफ पावर्स बाई पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने अपनी स्कोप, पावर के स्कोप में रहते हुए दोनों ही अधिनियमों को पास किया है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बात समझने की है वो आपको समझना। देखिए हेडिंग डालेंगे, चेंजेस इन सीपीसी
changing in CPC after enforcement of amendment 1990 and 2002। ये हेडिंग है। इसका मतलब क्या है कि 1999 और 2002 के अधिनियमों के प्रवर्तन में आने के बाद आज की मौजूदा जो सीपीसी है 1908 की, उसमें क्या परिवर्तन हुआ? चेंजेस इन सीपीसी 1908 आफ्टर enforcement of amendment of 1990 1999 and 2002 सॉरी। इसमें पहला परिवर्तन क्या था उसे समझेंगे। अगर बेयरेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, बेयरेक्ट ले लेंगे तो इजीली समझ में आएगी। देखिए पहला समन्स लिख देते हैं, समन्स इशू within 30 days after institution of suit under section 27 CPC, under section and order 5। ये जो देख रहे हैं आप, ये पोर्शन सीपीसी का ये क्या कहता है? देखो ये जो 30 डेज की जो बाउंड्री है ना, अगर आपके पास बेयरेक्ट हो तो बेयरेक्ट निकाल कर देखिए, सेक्शन 27 देखिए और ऑर्डर 5 देखिए। इन दोनों में ही आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो लिमिट लगाई गई 30 डेज की, पहले लिमिट नहीं थी। जैसे पहले क्या होता था, बिफोर दी 1999 और 2002 के अमेंडमेंट्स के वजूद माना गया, बिफोर अगर 1 जुलाई 2022 की बात 2002 की बात करूं तो उससे पहले क्या होता था कि जब कभी भी केस को इंस्टीट्यूट किया जाता था, सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता था, तो उसमें टाइम लिमिट नहीं थी, समन आराम से होते थे। कहा ना स्पीडी बनाना है ट्रायल, तो स्पीडी कहते टाइम बाउंड करिए। तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जिस दिन आपने सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया अंडर सेक्शन 26 राइट विद ऑर्डर 4 और धारा 26 के तहत जब भी आपने सिविल सूट का संशोधन कर दिया, उसको संशोधित कर दिया, उसको इंस्टीट्यूट कर दिया, तो उस दिनांक से 30 दिन के भीतर, 30 दिन के अंदर ये कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेगा, समन को इशू करेगा। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूं तो ये जो टाइम था 30 डेज का, ये टाइम नहीं हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है, जब टाइम नहीं था तो डिले होती थी प्रोसीडिंग्स। तो दादाजी अगर मुकदमा लगा रहे हैं तो उनके नाती जी देखेंगे फिर डिसीजन। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम कंट्रोल करने की बात कही गई। तो पहला बदलाव क्या हुआ? पहला बदलाव ये हुआ, समन्स इशू किए गए विद इन 30 डेज आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अंडर सेक्शन 27 रेड विद ऑर्डर 5। जैसा कि धारा 27 और आदेश 5 में बताया गया है कि कोई भी बाद संस्थित होने के 30 दिन के अंदर न्यायालय की ये जिम्मेदारी होगी या ये कर्तव्य होगा कि वो बाद के पक्षकारों और उनसे संबंधित गवाहों को क्या करेगा, समन जारी करेगा। पहली चीज, इसमें टाइम जोड़ दिया गया जी 30 डेज, पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ इससे? दूसरा परिवर्तन देखिए, समन सर्व
upon defendant he must file a WS मतलब written statement, WS within 30 days in commercial matter 90 days, ठीक है, टोटल 90 डेज समझ लेंगे। अभी बताएंगे क्या है ये जो प्रोविजन है, ये कहां दिया गया है, ऑर्डर 8 रूल 1 एंड ऑर्डर 5 रूल 1। ठीक, समझ लीजिए क्या करें। जैसे ही आपने सूट को इंस्टीट्यूट किया, वैसे ही आपको धारा 27 और ऑर्डर 5 के तहत आपको क्या करना होगा, 30 दिन के अंदर समन इशू करना होगा डिफेंडेंट के लिए और गवाहों वगैरह के लिए। ठीक है, प्लेंटिफ ने सूट लगाया, देखो ये प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ इन्होंने सूट फाइल किया, सूट फाइल हो गई, सूट फाइल होने के 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर क्या करेंगे, समन इशू करेंगे। कौन, कोर्ट समन इशू कर दिया उन्होंने, यस, और समन इशू करने के बाद क्या होगा, डिफेंडेंट को फिर से WS फाइल करना होगा कितने दिन के अंदर, 30 डेज। ये डिफेंडेंट है, ये प्लेंटिफ है, इन दोनों के बीच ही तुमको चलता है, यस। इसमें पहला बदलाव क्या किया गया, क्लॉज 1 जो पहली चीज को बात कर रहे हैं, तो ये सेक्शन 27 और ऑर्डर 5 में बताया गया है कि जैसे ही सूट फाइल करेंगे आप, वैसे ही 30 दिन के अंदर कोर्ट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करे, डिफेंडेंट के लिए समन इशू करेगा। ठीक है, अब उसने समन तो इशू कर दिया, तो क्या करें, समन सर्व अपॉन डिफेंडेंट। जब डिफेंडेंट के ऊपर या डिफेंडेंट के लिए समन की तामील हो गई, समन की तामील, सर्विस ऑफ समन का मतलब क्या है, समन मिल जाना, उसको समन मिल गया, किसको, डिफेंडेंट। जैसे ही समन मिलेगा डिफेंडेंट को, जिस दिनांक को आपको वो समन मिल रहा है आपको, उस तारीख से ही मस्ट फाइल रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन। समन की तामील की दिनांक से, समन की तामीली दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रतिवादी का यह दायित्व होगा कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष एक लिखित कथन को दाखिल करेगा। प्लेंट किसने दाखिल किया, प्लेंटिफ ने, और रिटन स्टेटमेंट या WS कौन दाखिल करेगा, डिफेंडेंट। लेकिन दोनों के लिए टाइम लिमिट 30 डेज होगी, किसके लिए, कोर्ट और डिफेंडेंट। जैसे ही सूट फाइल हुआ, प्लेंटिफ ने किया, जैसे ही सूट फाइल प्लेंटिफ ने किया, वैसे ही कोर्ट विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द सूट, दाखिल करने की दिनांक से, सूट दाखिल करने की दिनांक से 30 दिन के अंदर कोर्ट प्रतिवादी को समन भेजेगा, और जैसे ही समन की तामील, जैसे ही समन प्रतिवादी को मिल जाएगा, उस दिनांक से 30 दिन के अंदर प्रतिवादी का यह कर्तव्य होगा कि वो क्या करेगा, वो WS लगाए। WS मतलब रिटन आपका लिखित कथन देगा, प्लेंट का जवाब देगा। ये दो बदलाव। इससे संबंधित प्रोविजन आपको देखने को मिलता है सेक्शन 27 और ऑर्डर 5 में, और इससे संबंधित जो आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे, तो मिलेंगे आपको ऑर्डर 8 का रूल 1 और ऑर्डर 5 का रूल 1। ये आपने देखने, यहां तक बात समझ में आई। ये दो बदलाव पड़े हुए हमने, दो बदलाव। तीसरा बदलाव क्या है वो देखेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी आपको या नहीं आ रही है? अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है आपको, मेरी बात समझने में दुश्वारी हो रही है, या मेरी बात अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं आप हमें। तो तीसरी तब्दीली क्या है इसमें,
within 15 days within 15 days of within 15 days from pronouncement of judgment within 15 days from the pronouncement of judgment from the date of pronouncement of judgment, decree shall follows ठीक। इससे रिलेटेड ऑर्डर कहां दिया गया है? ऑर्डर 20 रूल 6 से। दो बदलाव अभी हमने इससे पहले पढ़े। पहला बदलाव क्या था? जब आपने सूट फाइल कर दिया तो सूट फाइल करने की दिनांक से लेकर 30 दिन के भीतर कोर्ट प्रतिवादी पर समन भेजेगा। जैसे ही समन की तामील प्रतिवादी पर हो जाएगी तो प्रतिवादी भी 30 दिन के अंदर अपना लिखित कथन दाखिल करेगा कोर्ट में। ठीक है। अब यहां जो चीज है, जिस दिनांक को द डेट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट, जिस दिनांक को कोर्ट ने जजमेंट को पास किया है या प्रोनाउंस किया है, घोषणा की है जजमेंट की, उस तारीख से 15 दिन के भीतर विद इन 15 डेज क्या किया जाएगा? डिक्री शैल passed, the decree passed by the court within 15 days from the pronouncement of judgment। पहले ये तारीख, ये टाइम नहीं था 15 दिन का। 15 दिन के भीतर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट डिक्री जारी करेगा। ये 15 दिन कब से? निर्णय की तिथि से। निर्णय सुनाए जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर ये कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेगा? वो डिक्री को पास करेगा, डिक्री को जारी करेगा। ठीक है भैया। पहले क्या होता था? कोई लिमिट नहीं थी। आज जजमेंट सुनाएंगे, मर्जी आएगी तब देंगे डिक्री। ऐसे नहीं होता था कि डिक्री तुरंत दे दिया। लेकिन इन दो संशोधन से ये परिवर्तन आया कि आप माननीय जज साहब अब आप बैठेंगे नहीं। जिस दिन आपने जजमेंट सुनाया है आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि इस 15 दिन के भीतर भीतर आप क्या करेंगे? आपको ये करना है कि अपनी एक डिक्री तैयार करके उसको जारी कर दीजिए। इस तरीके का प्रोविजन कहां दिया गया है? इस तरीके का प्रोविजन दिया गया है ऑर्डर 20 के रूल 6A में। ऑर्डर 20 एंड रूल 6A इसमें दिया गया है। आप सीपीसी का जब मुताला करेंगे, सीपीसी को देखेंगे तो सीपीसी का ऑर्डर 20 और रूल 6A देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है विद इन 15 डेज फ्रॉम द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट डिक्री शैल पास्ड बाय द कोर्ट। होनी चाहिए, मैंडेटरी है, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा परिवर्तन क्या होगा? चौथा परिवर्तन क्या है? चौथा परिवर्तन क्या होगा? alternate dispute
अल्टरनेट रेजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडीआर। एडीआर, इसको हम क्या कहते थे? एडीआर कहते हैं। तो एडीआर में क्या क्या चीजें, 4 चीजें। जब आप सेक्शन देखो, यहाँ सेक्शन देखेंगे आप, सेक्शन 89, सेक्शन 89 4 चीजें दी गई हैं इसमें। 1, पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया मीडिएशन, मीडिएशन। दूसरा आपका क्या दिया गया इसमें? आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन। तीसरा आपको यहां क्या दिया गया है? कंसिलिएशन। एंड चौथा आपका लोक अदालत। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड लोक अदालत। अब हिंदी मत पूछना भाई, बहुत मुश्किल हिंदी है इनकी। मध्यस्थ और पता नहीं क्या क्या होता है इसको, ठीक है? वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको, ठीक है? तो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड लोक अदालत, ये 4 हमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की 4 चीजें बताएंगे। अल्टरनेट समझते हैं? कुछ वैकल्पिक चीजें हैं, यानी कोर्ट मत जाइए आप सीधे। अगर कुछ ऐसे मामले हैं जो मीडिएशन के जरिए, आर्बिट्रेशन के जरिए और कंसिलिएशन या फिर लोक अदालत के जरिए निपटाए जा सकते हैं, तो उनसे निपटा लीजिए। और अगर हम इसका प्रोविजन देखें तो प्रोविजन कहां दिया गया है इसका? 89। और इसके साथ साथ अगर मैं रूल की बात करूं या ऑर्डर की बात करूं, तो ऑर्डर कहां है इसका? ऑर्डर कहां दिया गया है? ऑर्डर इसका है आपका 10। ऑर्डर 10 में अगर रूल की बात करूं तो रूल कौन कौन से हैं इसके? 1A, 1B, 1C। 1A, 1B एंड 1C, ये तीनों ही ऑर्डर में इसको बताया गया है कि कैसे आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, ठीक है? तो इसमें ये बदलाव किया। अब सवाल ये चीज लेकर जब आए हम, तो बेसिकली अगर मैं एडीआर की बात करूं, एडीआर, तो अकेला एडीआर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 1999 से आया था, इस वाले संशोधन से। आपसे सिर्फ स्पेसिफिक पूछ सकता है कि एडीआर जो कॉन्सेप्ट है वो किससे आया, पर्टिकुलर किससे, हालांकि नहीं पूछता, नहीं पूछ सकता है तो बताइएगा। इसको एडीआर वाले कॉन्सेप्ट को एक केस था, केस का नाम क्या था? केस का नाम था एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड करके कुछ केस था। ये जो केस था, इस केस में इस एडीआर को चैलेंज किया गया था। क्या कहा गया था? ये तो भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये 2010 का केस था। कब का है? 2010 का केस। इसको चैलेंज किया गया और उसमें ये कहा गया कि ये जो आप देख रहे हैं ये व्यवस्था, ये फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच करती है। कैसे इंक्रोच करती है? तो कहा ये जो एडीआर का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं आप, एडीआर का, ये तो राइट टू गो टू कोर्ट, जो कि मेरा इनहेरेंट राइट है, इसको ही क्या करता है? वायलेट करता है, इंक्रोच करता है, किसी को छीनता है, एब्रोगेट करता है। ये जो मेरा एडीआर है, आप कह रहे हैं कि साहब कहां चले जाओ? मीडिएशन सेंटर चले जाओ, आप कह रहे हैं आर्बिट्रेशन चले जाओ, आप कह रहे हैं कंसिलिएशन चले जाओ, आप कह रहे हैं लोक अदालत चले जाओ, वहां जाकर अपना मामला निपटा दो। तो भाई जो मेरा कोर्ट जाने का राइट था वो तो खत्म हो गया। नहीं, खत्म थोड़ी हुआ, एब्सोल्यूट नहीं है ना, ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? अगर यहां आपका समझौता वगैरह नहीं होता है, यहां मामला ना निपटे, तो फिर से कोर्ट आया ना, कोई रोक तो नहीं रहा है। बात समझ में आई? इस केस में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड केस में ये कहा गया
कि आपको पूरी तरीके से एब्सोल्युटली बाहर नहीं किया जा रहा है, एब्सोल्यूट तरीके से आपको कोर्ट जाने से नहीं रोका जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अगर आप वैकल्पिक कोई चीज, जैसे कि आपने अमूमन देखा होगा लड़के और लड़की वाले मामले में मीडिएशन में बैठाया जाता है, तो क्या मीडिएशन में कोई जरूरी है कि आप उसमें फैसला कर ही लें? मैक्सिमम मीडिएशन फेल हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि आप कोशिश करके देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट को रिजोल्यूट करने के लिए कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था बनाई गई है, ताकि यार बर्डन ऑफ केसेस कम हो, जो डिले हो रहे हैं मामले में पेंडेंसी ऑफ केसेस कम होनी चाहिए, इतनी सारी पेंडेंसी यार भारत में। तो ये अच्छा कदम सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, ये आपको एब्सोल्युटली तो नहीं रोकता है, अगर एब्सोल्यूट रोकता है तो शायद हम मानते हैं कि ये आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वायलेट करता है, इसलिए एब्सोल्यूट नहीं रुकता है, तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाता है, वैकल्पिक सुविधा दे रहा है आपको कि कोर्ट के अलावा एक आपके पास और ऑप्शन है, तो आप बजाइए वहां समझौता कर लीजिए। अगर आपका मीडिएशन कैंसिल हो जाता है, आर्बिट्रेशन फेल हो जाता है, आपका कंसिलिएशन फेल हो जाता है, या आपका लोक अदालत में मामला नहीं बन पाता है, तो वो फिर से उसी प्रॉपर कोर्ट में आकर अपनी बात रख सकता है और उसको फिर से भी कोर्ट के जरिए निपटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि ये जो एडीआर की व्यवस्था है अंडर सेक्शन 89 और ऑर्डर कितना है 10, ऑर्डर 10 का रूल 1A 1B एंड 1C, ये सब क्या है, इसी से संबंधित प्रोविजन है, और इस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नहीं, ये कोई भी फंडामेंटल राइट्स को आपके वायलेट नहीं करता है। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? ये आपका 4 पॉइंट हमने बात कर लिए। अगला हम 5वां पॉइंट देखेंगे, 5वां एंड लास्ट पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट है और इसको भी देखेंगे, बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वां बदलाव क्या है? 5वां देखिए, ये क्या कहता है, रेस्ट्रिक्टिंग एडजॉर्नमेंट्स, रेस्ट्रिक्टिंग एडजॉर्नमेंट्स, ये इससे संबंधित प्रोविजंस कहां दिया गया? ऑर्डर 17। जब ऑर्डर 17 पढ़ेंगे तो वहां स्थगन की बात की गई है, कार्रवाइयों का स्थगन या एडजॉर्नमेंट कहते हैं, ठीक, ऑर्डर 17। देखो भैया, हमारा जो मेन मोटिव था दोनों अमेंडमेंट्स लाने का, वो मोटिव क्या था? टू इंश्योर फेयर एंड म्यूचुअल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। स्पीडी डिस्पोज ऑफ कर रहा था किसको? तो भाई एडजॉर्न मांगते रहोगे, एडजॉर्नमेंट बार बार मांगते रहोगे, तो ऐसे थोड़ी, फिर तो मुकदमा निपटेगा ही नहीं कभी। खड़े हो गए साहब एडजॉर्नमेंट दो, नहीं, लिमिट करा जाए, इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया गया, लिमिट कर दिया गया, या लिमिट कर दिया गया, या लिमिटेशन ऑफ एडजॉर्नमेंट कर सकते हैं इसे, या रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो क्या लिख रहे हैं, प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स, plaintiff and defendant, plaintiff and defendants क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 3 एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं। किसी भी सूट में मैक्सिमम डिफेंडेंट और प्लेंटिफ मैक्सिमम कितनी बार ले सकते हैं? 3 एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते, ठीक है। हमने कोशिश क्या की थी? स्पीडी डिस्पोजल हो जाए, भाई 3 लेंगे, बांग्ला नहीं खींचेगा। एक्चुअली में ये जो प्रोविजन देख रहे हैं ना आप, ऑर्डर 17 का, आप देखेंगे उसमें लिखा है साफ साफ कि कार्यवाहियों में 3 से ज्यादा स्थगन नहीं है। डे टू डे चलेंगी कार्रवाइयां, कैसे चलेंगी? दिन प्रतिदिन चलेंगी सिविल कोर्ट की कार्रवाइयां, लेकिन ये तीन ऐसे एडजॉर्नमेंट दिए जा सकते हैं आपको जो पार्टी का हक होगा, इसके अलावा नहीं दिए जाएंगे। क्यों? हम चाहते हैं टू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस, टू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, मामलों का त्वरित निस्तारण चाहते हैं, त्वरित निस्तारण चाहते हैं। तो क्या ये एक्चुअल में
एक्चुअल में क्या ये आज जो अपना एम था या गोल था अचीव कर पाया? नो नो, ये सिस्टम फेल करेगा, मेरे हिसाब से फेल करेगा। अगर मुझसे कोई ओपिनियन पूछे तो ये फेल करेगा। कैसे बताएंगे कैसे? सबसे पहले तो दो चीजें आपको ये जाननी है कि एडजॉर्नमेंट, ये जो एडजॉर्नमेंट, इसको स्थगन कहते हैं, स्थगन, रुकना। इसका ग्राउंड क्या होता है? ये ग्राउंड कौन सा है जिस ग्राउंड पे कोर्ट इसको देता है? भाई किस ग्राउंड पर न्यायालय आपकी कार्यवाही का स्थगन कर सकता है? एक ग्राउंड है बस खाली। कौन सा ग्राउंड है? लिखिए ग्राउंड, मैं यहां लिख देता हूं। ग्राउंड क्या है? कौन सा ग्राउंड है? देखिए, सर्कमस्टांसेस आर circumstances are beyond the control of the party. वे परिस्थितियां जो पक्षकारों के बस से परे हो गई। जैसे कौन सी? मैं, तारीख मेरी थी 6 फरवरी किसी मुकदमे में, और मैं गया कहां पर? एक रिलीजियस मॉन्यूमेंट के लिए कहीं चला गया भाई, घूमने के लिए। मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति है जिसकी आस्था किसी तीर्थ स्थल में, जैसे कि वैष्णो देवी धाम है कटरा जम्मू में। अब वो बेचारा वहां चला गया अपनी आस्था के हिसाब से, वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद इतनी ज्यादा बर्फबारी हो गई कि रास्ते ब्लॉक हो गए। अब वो तयशुदा टाइम में नहीं लौट सकता। उसकी तारीख कितनी थी? 6 तारीख थी। अब वो वापस नहीं आता। तो ये सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी है या नहीं है? भाई मेरे हाथ में है ही नहीं भाई, मैं कैसे कंट्रोल? तो ईश्वर के हाथ में, अल्लाह के हाथ में। बर्फ पड़ गई, नहीं आ सकता मैं। अब तो भाई वेट करना पड़ेगा, जब बर्फ रुकेगी, रास्ते खुलेंगे, तभी आ पाऊंगा। लिहाजा माननीय न्यायालय से मैं प्रेयर करूंगा कि मेरी जो पार्टी है, मेरा जो क्लाइंट है, वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है जो कि कंट्रोल ऑफ द पार्टी नहीं, बियॉन्ड है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी है, पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। लिहाजा मुझे एडजॉर्न कर दिया जाए, मेरी जो कार्यवाहियां हैं उनको एडजॉर्न कर दिया जाए, एडजॉर्नमेंट दे दिया जाए। कोर्ट क्या कहता है? यस ठीक है, ये आपको एडजॉर्न दे दिया जाएगा, एक एडजॉर्नमेंट। ऐसे करके आप 3 एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। क्या ये आधार हो सकता है? जैसे बहुत से वकील साहब होते हैं ना, जैसे एक वकील साहब है मिस्टर ए, बड़े वकील साहब हैं, ये सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट। इनके कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, कोर्ट 4 एंड कोर्ट 5, इनमें सब में मामले चल रहे हैं। कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, कोर्ट 4, कोर्ट 5 में इनके मामले चल रहे हैं। अब ये कोई शक्तिमान तो है नहीं मिस्टर ए, ये भी इंसान है, तो एक जगह एक बार में एक ही जगह अपियर हो सकते हैं। यस, मान लीजिए इनके जो नीचे जूनियर्स हैं, सी, बी, सी, डी और ई, इनके जूनियर हैं। जज साहब कोर्ट ए वाले में जो मामला है, ये वकील साहब वहां एपियर है आज दिनांक को, मान लीजिए मिसाल के तौर पे आज 27 तारीख है, 27 में इनका एक मामला लगा हुआ है इस कोर्ट में, ये अपियर है, आज उपस्थित है, ठीक है, मौजूद है। अब इनका दूसरा मामला इसी दिनांक को इस कोर्ट में लगा हुआ था, यहां एब्सेंट है या नहीं? यस। और वो जो लिमिट थी 3 एडजॉर्नमेंट वाली, ये वाली लिमिट ये एक्सीड कर गए, ये खत्म हो गई, इनके पास बची नहीं। तो क्या एडजॉर्नमेंट ले सकते हैं हम? इन्होंने अपने जूनियर को भेजा बी को, यहां पर कि जाओ और जाकर इनसे ये कह दो कि कोर्ट वकील साहब का, हमारे जो सीनियर है उन वकील साहब का जो केस है वो कोर्ट ए में लगा हुआ, एक में लगा हुआ है और वो नहीं आ पाई। इट इज अ ग्राउंड ऑफ एडजॉर्नमेंट और नॉट?
आप कहिए नहीं, ये कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं है जो बियॉन्ड द पार्टीज, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज, पार्टी के वश में है ये। तो आपने इतना ज्यादा काम क्यों लिया? उतना काम लो जितना कर सकते हो, अपने से ज्यादा, अपनी ताकत से ज्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम लेते क्यों हो? ज्यादा काम मत लो। वकील साहब से क्या कहा जाएगा? वकील साहब आप ज्यादा काम ना लीजिए, कम काम लीजिए, जितना उतना लीजिए जितना कर सकते हैं आप। अगर आप अपीयर नहीं होंगे तो हम इसमें केस में फैसला सुना देंगे, या जो भी आपके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर होगा तो हम कर देंगे, हम एडजॉर्न नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो लिमिट थी 3 एडजॉर्नमेंट की वो एक्सीड कर दी, वो खत्म हो गई आपकी। अब हम थोड़ी देंगे आपको, ना ही आपके पास कोई ऐसी वजह है। लेकिन वकील साहब वकील साहब तो वकील साहब ठहरे, वकील साहब ने इसका एक तोड़ निकाला है। क्या? सीपीसी का आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 151, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, ये आपका पढ़ा होगा आपने सीपीसी में। इसमें क्या होता है, कोर्ट दो ग्राउंड में इस इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करने के, टू यूज करने दो ग्राउंड है सिर्फ खाली। पहला ग्राउंड क्या है? क्या करें? टू अचीव द एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड्स ऑफ जस्टिस। दूसरा क्या है? टू प्रोटेक्ट abuse of the process of court,